लिपिका स्टार्ट करें पॉलिटिकल। कल पीएम पूरे हो गए थे, राष्ट्रपति भी पूरे हो गए थे या नहीं हुए थे? हो गए थे, ठीक है। अभी तुम लोगों को ना राष्ट्रपति का टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, ये तो बहुत छोटी इंट्रोडक्शन चल रही है। राष्ट्रपति पूरा करने में हफ्ता पकड़ जाता है पूरा। ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें बता रही हूँ। आप सब लोग आज थोड़ा सा पहले ध्यान देंगे, समझेंगे, फिर एक टॉपिक राष्ट्रपति का छोटा सा फिर से पढ़ लेंगे। आपके देश में सबसे बड़ी पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। आपके देश का जो राष्ट्रपति है ना, ये अब बातचीत बिल्कुल बंद कर दो बीच में। ये इतनी बड़ी पावरफुल एक पोस्ट है कि जो इस पे बैठा, आप ये मान के चलो कि उसको हमने भगवान का दर्जा दे दिया। ये कोई क्राइम भी कर दे ना, तो इसके टेन्योर में ना इस पे दीवानी ना फौजदारी, यानी किसी की ज़मीन हड़पे मर्डर करे तो भी इसके ऊपर मामला केस नहीं चलता। तो कितनी बड़ी हस्ती है, सोचो कि इसको हमने हर तरीके से भगवान के रूप में मान लिया। महामहिम राष्ट्रपति कहलाते हैं, इससे ऊपर आपके देश में कोई पोस्ट नहीं है। और इसको इतना बड़ा एक इंपॉर्टेंट जगह आपने दे दी कि ये अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट से सजाए मौत मिली है ना, तो ये उसको मना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। राज्यपाल के पास पावर नहीं है कि किसी की सजा को वो कम तो करवा देगा, लेकिन मृत्युदंड को माफ सिर्फ कौन करवा सकता है? तो राष्ट्रपति को हमने मान लो चीफ जस्टिस से भी ऊपर मान रखा है। कहने को हम कहते हैं व्यवस्थापिका, और यानी जो आपके नियम बनाती है, तो व्यवस्थापिका, संसद का मुखिया और न्यायपालिका का मुखिया। ये देश में दो ही तो मुखिया हैं बड़े, लेकिन न्यायपालिका के मुखिया की दी हुई सजा को भी पूर्ण रूप से कौन माफ कर सकता है? तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का प्रधान कमांडर है। ये आदमी इतना बड़ा है कि ये जो चाहे कर सकता है। और इसके कंधों पर जितनी आपको आज़ादी मिलती है ना, उतनी आपके कंधों पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, अगर फील करें तो। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेज दिया, तो एक जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए कि हम पढ़ें। इसको आपने भगवान की बराबरी का दर्जा दिया। कभी सुना है कुछ गलत किया राष्ट्रपति ने? नहीं सुना ना। इन लोगों ने उस डिग्निटी को बनाए रखा। आज तक आपके देश में कितने राष्ट्रपति हुए हैं? ये 14th नंबर का है। आज तक किसी राष्ट्रपति को आपको टाइम से पहले हटाना नहीं पड़ा, किसी पे आपको महाभियोग नहीं लगाना पड़ा, ना कभी आपने ऐसे किसी क्राइम में किसी राष्ट्रपति को लिप्त पाया। तो अगर देखा जाए तो इतनी पावर है, कुछ भी मिसयूज करे, लेकिन आज तक किया नहीं। इसी को बोलते हैं जिम्मेदारी का एहसास, कि अगर मुझे देश ने, संविधान ने इतनी पावर दी है तो मैं उसका मिसयूज नहीं करूंगा। राष्ट्रपति को इतनी पावर्स हैं कि अगर आपके देश पे कोई दिक्कत आ जाए ना, तो इसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपातकालीन शक्तियां भी दे रखी हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो भी आपके हाथ में पावर है। इस टाइम पावर पीएम नहीं यूज करता, आपातकालीन शक्तियां सिर्फ एक आदमी को दे रखी हैं। कौन है वो? भारत का राष्ट्रपति। इमरजेंसी क्या होती है? बहुत बड़ी दिक्कत आ जाना। इस इमरजेंसी को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया, आपातकाल को। इसके 3 अनुच्छेद बनाए गए, एक 352, एक 356 और एक 360। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के एंड की तरफ है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल्स कितने थे? 395। तो ये देखो कि आखिरी आने वाला है, बस टाइम आखिरी टाइम के हेरफेर में है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग थे ना, ये भाग 18 में मेंशन है। किस भाग में मेंशन है ये? तो लगभग लास्ट आ गया, 19, 20, 21, 22। 22 के बाद तो आपकी किताब ही खत्म हो जाएगी। लास्ट अनुच्छेद कितना है उस किताब में, संविधान की में 395। तो लगभग एंड की तरफ चलते हैं। तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां लिखी हैं? आपातकालीन शक्तियां। कितने आर्टिकल्स में मेंशन है? मेन हैं बहुत सारे आर्टिकल, लेकिन मेनली 3 हैं। अब ध्यान से समझना, इन आर्टिकल्स को अलग अलग क्यों कहते हैं। आर्टिकल 352 को नाम दिया गया नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश पे कोई आफत आ गई, कोई बला आ गई, इसको हिंदी में आपने नाम दे दिया, ये हमारे देश का राष्ट्रीय आपातकाल है। नेशनल, राष्ट्रीय इमरजेंसी आपातकाल। अगर पूरे देश पे दिक्कत आई है, इसका मतलब नेशनल लेवल से बड़ी बात है, कुछ इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे हुआ, तभी देश पे दिक्कत आती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के कुछ लॉजिक होते हैं। कब लगता है राष्ट्रपति, कब आर्टिकल 352 के तहत अपनी शक्ति का यूज करेगा? तो पहला कारण, अगर कोई आपके देश के ऊपर अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी क्या कर दे, अटैक। अटैक का मतलब होता है भाई मैं चुपचाप बैठा था, मेरे ऊपर आके किसी ने अटैक किया, मैंने कुछ नहीं किया। जैसा आपके देश में चाइना ने अटैक किया था 1962 में, आपने कुछ नहीं किया था ना, आपने कोई लड़ाई झगड़े की शुरुआत की, बस 1959 में उनके यहां से भागे हुए एक धार्मिक गुरु को आपने यहां रोक लिया था। इसको उन्होंने मान लिया कि बगावत की, और उन्होंने बिना कुछ भी सोचे समझे आपके इंडिया के 2 हिस्सों पर अटैक कर दिया। 80,000 सैनिक भेज दिए कि इनमें मारकाट मचाओ। तो कितना बड़ा, अब देखो 80,000 आदमी कितने होते हैं, कितनों को मार देंगे। तो ये हमारे ऊपर अटैक था। कई बार हमारे ऊपर अटैक हो तो हम आर्टिकल 352 के तहत क्या लगा सकते हैं? कई बार ऐसा होता है अटैक नहीं होता, आप भी आक्रमण कर देते हैं किसी के ऊपर। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा और किसी दूसरी कंट्री का युद्ध छिड़ जाए, मान लीजिए आप और पाकिस्तान किसी बात पे उलझ पड़े, और फिर उलझते उलझते आपने अटैक, उसने भी और आपने भी, दोनों ने आक्रमण कर दिया, तो ये आक्रमण आप दोनों की तरफ से है, तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? युद्ध। आक्रमण तब होता है जब कोई आपके ऊपर अटैक करे, आपको नहीं लड़ना था लेकिन आपके ऊपर अटैक कर दिया। इसमें आप भी बराबरी के थे, आपने भी भाई कोई काम कर रहा था, हमें नहीं पसंद, हमने मना किया, नहीं माना, फिर युद्ध होगा। तीसरा कारण हुआ करता था, अगर आपके देश में, पूरे देश में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, आंतरिक उपद्रव फैल जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस इसको कहते हैं। अच्छा, ज्योति है कोई बंदेपुर से, तो उनको अर्जेंट नीचे जाना है भाई, उनके घर से आए होंगे। ज्योति बंदेपुर से, चलो सामने देखो। आंतरिक उपद्रव का मतलब होता है इंटरनल, अब समझते चलना, ये बाद में कोई नहीं पढ़ाएगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस, जैसे घर परिवार होता है, ऐसे ही आपके देश में भी बहुत बार, घरों में नहीं होता, बहुत बार इंटरनल डिस्टर्बेंस है आपस में, लोगों की कहा सुनी परिवार में होगी, बाहर से वो सब ठीक है, अंदर कहा सुनी, ऐसे ही आपके देश में है। अंदर से डिस्टर्बेंस हो गया, आपस में राज्यों की नहीं निभ रही है, तू मैं चल रही है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एंटी पार्टीज खड़ी हो गई, तो इसको कहा गया था ये आंतरिक उपद्रव अगर हुआ तो देश के अंदर भी तो खतरा हो जाएगा, तब भी क्या लगा सकेंगे?
तीन कारण हैं, कोई आपके ऊपर अटैक करे, आप भी युद्ध करें, और तीसरा इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो। इन तीनों का यूज आपको करना पड़ा। कैसे करना पड़ा? तीन अलग अलग कंडीशंस में। सबसे पहले आपके देश में आपातकाल 1962 में लगाना पड़ा। 1959 में आपके देश में पंडित नेहरू, उससे भी पहले अगर चलें, आप जब आज़ाद हुए ना, तो आज़ादी के तुरंत बाद एक देश आपको परेशान कर सकता था, बड़ा देश चाइना पड़ोस में था, आपके इस हिस्से को, बेल्ट को हथिया ले, अरुणाचल वाले को आप क्या कर पाएंगे? तो आपने इसके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए नेहरू हमारे देश से और उनके देश से चाउ एन लाई, चाउमीन जैसा नाम था इनका, चाउ एन लाई, ऐसे याद करना, तो अपने नेहरू और उनके चाउ एन लाई एक कागज पर साइन किए। हमारे देश के पीएम और उनके देश के मुखिया ने एक फाइल पे साइन किए। इस फाइल में लिखी थी 5 बातें, इसलिए इसको नाम दिया जाता है पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता किन देशों के बीच है? भारत और चाइना। ये सारी बातें क्या थी? हम शांति बनाए रखेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी पे अटैक नहीं करेंगे, भाई एक दूसरे के हिस्सों को हड़पेंगे नहीं, यानी किसी तरह से लड़ने से कैसे बच सके, 5 बातें लिख के हमने भी साइन कर दिए और उन्होंने भी। नेहरू ने एक नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, कि भाई हम हिंदी बोलने वाले और तुम चाइनीज चीनी बोलने वाले, हम हिंदी चीनी भाई भाई हैं। तो अच्छी बात है, अगर आपको ग्रोथ करनी है, लड़ाई में जो फंस गया वो ग्रोथ नहीं करता, ये हमारे ऊपर भी है। अब तुम अड़ोसी पड़ोसी से लड़ते चलोगे, रोज तुम्हारी लड़ाई झगड़े घर परिवार खानदान के, तो तुम्हारे घर में कोई ना नौकरी कर पाएगा, ना मेंटली फ्री होगा, ना पढ़ेगा, ना प्रोग्रेस करेगा। लड़ाई झगड़े वाले परिवार कभी आगे नहीं निकलते। आगे निकलते हैं वो जो चुपचाप शांति से काम करते हैं। तो हम दोनों ने कह दिया कि ठीक है भैया, ना तुम लड़ना ना हम लड़ेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई। कौन सा समझौता? 55 में समझौता किया, 4 साल के अंदर। इस चाइना ने, चाइना तो चालाक था ही शुरू से, चाइना ने क्या किया? चाइना के और हमारे बीच में एक इलाका था तिब्बत। तिब्बत में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और आप सब जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई के इलाके में हुआ, लेकिन महात्मा बुद्ध जो भगवान हैं बौद्ध धर्म के, इनका सारा जीवन इंडिया में गुजरा। ये पता है ना तुम्हें? ये इंडिया में ही रहे पूरी लाइफ, 80 साल तक जिए ये। और 80 साल में से आप ये मानो कि इन्होंने 75+ साल तो आपके इंडिया, बल्कि 78+ साल इंडिया में ही घूमते रहे। कभी पुराने टाइम में जब ये थे ना भगवान इंसान के रूप में, तब आपके देश में महाजनपद काल था। महाजनपद, 16 महाजनपदों की जानकारी आपको बौद्ध और जैन साहित्य से मिलती है। इसमें लिखा हुआ है मगध था, श्रावस्ती, कौशल, अंग, मत्स्य, और ये हरियाणा का कुरु था, पांचाल था, इस तरह के। तो कितने महाजनपद थे? इनमें राजा महाराजा राज करते, जंगल ही जंगल, कहीं कहीं 10-20 गांव बस गए, वो राजा बन गए, उनमें से कोई एक। तो उस टाइम पे इनका जन्म हुआ और इन्होंने घूम घूम के शिक्षाएं दी कि एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से रहना चाहिए, मारकाट नहीं मचानी चाहिए, शांति का जीवन जीना चाहिए, हमेशा अच्छे काम। तो लोगों ने कभी बहुत अच्छा आदमी, इनको भगवान मान लिया, थे इंसान लेकिन भगवान मान लिया। उस टाइम पे आज की तरह सुविधाएं नहीं थी। आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, मुझे कितने बच्चे कहाँ कहाँ बैठे सुन रहे हैं। आप ये देखिए, एक इंसान की पहुंच आज करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया इतना बड़ा साधन है, ये कैमरे, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसा सिस्टम बन गया कि पूरी दुनिया में एक आदमी को लाइव सब सुन सकते हैं जब वो बोल रहा है। उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम अगर आपको नॉलेज बांटनी है, इंपार्ट करनी है, तो आपको जगह जगह जाना पड़ेगा। एक गांव में जाएंगे, 10 लोग बैठेंगे, तो आप उनको शिक्षा दीजिए, फिर आप आगे जाइए, फिर एक गांव में जाइए, फिर 10-20 लोग सुनेंगे, तो बड़ा मुश्किल था। उस दौर में इस आदमी की एक बहुत अच्छी इमेज बनी और इसने शांति का पाठ दिया। इसका प्रभाव इतना है कि आपके देश में, पड़ोसी श्रीलंका में, अपने देश के नीचे की पट्टी थाईलैंड वगैरह के आसपास में, और ऊपर जाए तो चाइना। चाइना खुद बुद्धिस्ट की पूजा करता है, बुद्धिज्म को मानता है, लेकिन अजीब बात है कि मारकाट में आगे रहता है। बुद्धिज्म वाले लोग मारकाट नहीं करते, ये मारकाट में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। वैसे कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं महात्मा बुद्ध के। तो इस तिब्बत नाम के देश में बुद्धिज्म को मानने वाले बहुत ज्यादा थे। यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि इन पे कोई कब्जा करे, लेकिन कौन इन पे कब्जा करना चाहता था? बड़ा हिस्सा है तिब्बत का। अब चीन इस एरिया को क्यों छोड़े? तो चीन ने इनके ऊपर अटैक किया और उस अटैक में यहाँ के धर्मगुरु ने यहाँ की जनता को बताया कि ये गलत कर रहा है चाइना और इसका विरोध करेंगे। तो धर्मगुरु लोगों को सिखा रहा है, तो लोग सरकार के एंटी हो गए। तो इसने सोचा चीन ने कि क्यों ना इस धर्मगुरु को ही जड़ से उखाड़ दें, ना ये रहेगा और ना कोई हमारे खिलाफ जाएगा। तो उन्होंने धर्मगुरु को, जिसको जो पोस्ट थी ना धर्मगुरु की, इसको दलाई लामा बोलते थे। आदमी का नाम कुछ हो, लेकिन कहा जाता था ये दलाई लामा है। नंबर देते थे भाई, पहला, दूसरा, 5वां, 9वां, 14वां, इस तरह से नंबर दे रखे थे। तो दलाई लामा के पीछे पड़ गए चीन वाले इसका मर्डर करने के। तो ये भाग के आ गया, पता चलता है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये भाग के इंडिया में आया, क्योंकि महात्मा बुद्ध का सारा कामकाज कहाँ था? इंडिया। और ये बुद्ध का, ये मान लीजिए इनको मानते हैं कि बुद्ध के ही एक तरह के वंशज हैं, है नहीं, लेकिन मान लेते हैं। तो हमने सोचा कि यार क्यों इसको दुखी किया, हमने इसको अपने यहाँ शरण दे दी। अब ये किसका दुश्मन बना हुआ था? अगर आप चीन के दुश्मन को अपने देश में शरण दोगे तो चीन तो आएगा ना लड़ने। 1959 की इस बात से चीन के मन में हो गया कि इंडिया जो है इसको सीधा करना पड़ेगा। अभी 4 साल पहले हम साइन कर रहे थे किस समझौते पर? ये कहावत बनी कि पंचशील समझौते की स्याही भी नहीं सूखी थी, उससे पहले लड़ लिए। अरे 10 साल तो चला लेते। 55 में साइन कर रहे हो, 59 में ये गड़बड़, और 62 में इंडिया आगे से ऐसी गलती ना करे। तो चीन ने बिना कोई भी ना कुछ बताया कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, हम ये करें, किसी को नहीं पता, अचानक से एक दिन बॉर्डर पे दो तरफ बड़ी फौज आके और मारकाट बचाने लग गई। एक कश्मीर की तरफ आ गए और एक हमारी जो ये वाली बेल्ट है ना अरुणाचल वाली, यहाँ 80,000 आदमी एकदम से अटैक करेंगे तो कोई भी मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं होता। 80,000 की सेना बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हारे और हार में हमारा ये हिस्सा चला गया। कौन सा हिस्सा था ये LAC के ऊपर का हिस्सा है कश्मीर का, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये तो बाद में आपने बनाई है, पहले थोड़ी थी आपके पास। यहाँ कोई नहीं रहता, कहने को यहाँ से पहाड़ है, लेकिन अपनी 1 गज जमीन भी अगर आप यूज ना करते हो, आप कभी मान लीजिए गांव में जाते ही नहीं, लेकिन आपकी 100 गज का प्लॉट है, पड़ोसी उसके 10 गज ले लेगा, तो क्या आप दे देंगे? कोई नहीं देगा। तो हम क्यों देंगे हिस्सा? जैसे हमें अपना प्लॉट, अपनी जमीन प्यारी है, देश की जमीन है, इसको आप देना नहीं चाहते, पर इतनी बड़ी ताकतवर देश की ताकत आके बैठ गई और आज तक आप इसको वापस नहीं ले पाए। आपने क्या कहा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन का मतलब है फेंसिंग कर ली, और क्या नाम रख दिया? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भाई इससे आगे बढ़े तो युद्ध होगा, ठीक है।
इधर का हिस्सा आपने एक तरह से मेंटली उनके लिए छोड़ दिया। ऐसे ही एक हिस्सा इधर से कश्मीर का छोड़ रखा है, यहाँ आपने LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस कश्मीर का ये लाइन ऑफ कंट्रोल, आपके कश्मीर के 3 हिस्से आपके हाथ से गए, एक LOC वाला, एक LAC वाला, और एक अपने आप को क्या कहता है कि मैं आज़ाद कश्मीर हूँ। ये अपनी अलग ही बांसुरी बजाता है, ये अपने आप को आज़ाद कश्मीर कहता है, सारी पाकिस्तान की सुनता है, नाम आज़ाद कश्मीर रख के बैठा है, अपने हिसाब से अपने काम करता है। तो आपके पास बस ये वाला कश्मीर है जहाँ की आबादी रहती है। अब आपके ऊपर जब 1962 का अटैक हुआ तो यहाँ धड़ल्ले से आदमी मारे जा रहे हैं, आपकी फौज मारी जा रही है, वो यहाँ पे हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं, बम चला रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी आबादी यहाँ परेशान है, मारकाट मची हुई है। ये पूरे वर्ल्ड में एक कहानी बनी, और इस स्थिति को देखते हुए आपके उस टाइम के राष्ट्रपति ने तुरंत से कहा देश में क्या लगा देनी चाहिए। मान लो ये 2 इलाकों में आए, कश्मीर और अरुणाचल में, इनका क्या भरोसा पूरी पट्टी पे आ जाए, इनके पास तो इतनी बड़ी सेना है ना, ये अगर हर इलाके में आ जाए तो सिक्किम भी गया, और इधर से आपका उत्तराखंड और यूपी का जो इलाका आपका टच है वो जाएगा। इसीलिए एक अजीब सा माहौल आपके देश में इनसिक्योरिटी का खड़ा हो गया, और इसी कारण से आपके देश में 1962 में किसकी घोषणा कर दी गई, क्योंकि पूरे देश पे खतरा मंडराने लगा 1962 में। अब ये युद्ध कहने को तो 1 महीने 1 दिन बाद खत्म कर दिया अपने आप, ये युद्ध नहीं था, ये आक्रमण था हमारे ऊपर, क्योंकि हम तो इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, हम तो अपने एरिया के लिए लड़ते लड़ते मर रहे थे, हम उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम ही नहीं थे। 10,000 आदमी तुम्हारे, उनके 80,000, वो मारने ही आए हैं, तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, तो कॉमन सेंस की बात है, वही जीतेंगे। 1 साल 1 महीने 1 दिन बाद ये युद्ध इंटरनेशनल दबाव के चलते चाइना ने बंद कर दिया, अपनी फौज वापस बुला ली, ये जो अरुणाचल की पट्टी है ना यहाँ से, लेकिन तब तक कौन सा हिस्सा हड़प के बैठ गए, LAC का, आज तक वापस नहीं किया। 1962 में आपके मन में 1 महीने 1 दिन बाद बेशक युद्ध बंद हुआ, लेकिन तुम्हारे मन में इनसिक्योरिटी थी, इसका भरोसा नहीं है, 2 महीने बाद फिर आ जाए, किसी को सुनेगा नहीं ना। तुमने आपातकाल लगाया, 6 महीने लगा के रखा, युद्ध तो 1 महीने में बंद हो गया, लेकिन तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होती रही, तुम इसे 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके आगे बढ़ाते गए। और देखो इसका फायदा हुआ, क्योंकि जब ये स्थिति खराब हुई थी ना, तब पड़ोसी पाकिस्तान बहुत खुश था कि इंडिया पे किसने अटैक कर दिया, चाइना ने, उसको तो खुश, भैया इनका हिस्सा जा रहा है, तो ये खुशी की बात है उसके लिए। 1965 में उसको भी लगा कि अगर इंडिया को चाइना ने हरा दिया तो मैं भी एक ट्राई कर लूँ, क्या पता मैं भी इसका और हिस्सा हड़प लूँ। 65 में उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उसको ये नहीं अकल थी कि जब किसी को, मान लीजिए कोई ताकतवर आदमी से पिट जाए एक आदमी, तो उसके मन में एक इरिटेशन, एक गुस्सा रहता है ना, कोई उससे कमजोर उसको छेड़ेगा तो क्या करेगा, वो सारा गुस्सा उस पर निकालेगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आपका गुस्सा किसके प्रति था, चाइना, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। 65 में आपके सामने कौन आ गया, पाकिस्तान। तो तुम खुद सोचो कि पाकिस्तान को हमने कितना लताड़ा होगा, क्योंकि वो खुंदक, वो गुस्सा जो चाइना के प्रति था वो अंदर बैठा हुआ था, वो पाकिस्तान पे उतरा। और 65 के युद्ध में ये मूर्खता होती है किसी जख्मी को, जानवर को छेड़ना या इंसान को छेड़ना, उसने ये गलती इंडिया के साथ की। इंडिया परेशान था और ये था कि भी कैसे क्या करे, एक हिस्सा गया हाथ से, अब पाकिस्तान हाथ से चढ़ गया, और 65 के युद्ध में पाकिस्तान की जान पे बनाई, आ तो गया वो, वापस लौटना मुश्किल। अब इंडिया वापस क्यों जाएगा, जैसे कहीं से बेइज्जती हो तो दूसरे को पीटने में अलग मजा आएगा ना, तो इसलिए पाकिस्तान के एरिया के अंदर आप घुस गए, जैसे आपके एरिया को किसने हड़प लिया था, तो अब आप उसके हिस्से पे घुस गए और आपने टारगेट कर लिया इनके लाहौर तक के इलाके को हम अपनी टेरिटरी बना लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ऐसे तो कोई भी किसी को मारेगा, कमजोर को हिस्सा बना लेगा। आपकी फौज लाहौर तक पहुंच गई, अब पाकिस्तान को लगा कि मुझसे गलती हो गई, कैसे संभालूं, तो ऐसी गलती को संभालने के लिए किसी ताकतवर के पास भागा जाता है कि आप हमारे बीच में आ जाओ। पाकिस्तान भाग के पहुंचा अमेरिका के पास, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिला, और इसने कहा कि आप कुछ भी करवा के ना ये युद्ध रुकवा दो। तो अमेरिका ने कहा भाई इंडिया से मेरा कोई ऐसा वो तो है नहीं, लेकिन ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं इसको थोड़ी सी धौंस दिखा के कोशिश करता हूँ युद्ध रुकवाने की। और आप सबको मैंने बताया था बेसिक बैच में, आपका इंडिया एक समय था जब क्या खाता था, लाल गेहूं, इतने घटिया क्वालिटी के गेहूं उनके सुअर खाते थे, अपने सुअरों के लिए पैदा करते थे, क्योंकि सुअर बहुत बड़ी मात्रा में मांस खाया जाता है अमेरिका में। अर्जेंटीना का नाम सुना है, दक्षिण अमेरिका में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है, कच्चे मांस का निर्यात करता है डिब्बे में पैक करके। तो यहाँ सुअर इसलिए पालते हैं ताकि उसका मांस ये खुद भी खाएं और बेचें भी, पैसा कमाते हैं। तो ये लाल गेहूं स्पेशल किसके लिए पैदा करते हैं, सुअर के लिए, और हमारे देश में भेजा कि तुम खा लो। तो देखो तुम इनकी क्वालिटी कितनी खराब होगी, पर हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, गेहूं इतना नहीं पैदा करते थे कि हम सफिशिएंट अपना पेट भर लें इंडियंस, तो हमें ना चाहते हुए इनका लाल गेहूं लेना पड़ता था। एक तरह से देखो एहसान करे, इतना घटिया गेहूं देके भी एहसान था। अब जब उसने कहा कि मैं लाल गेहूं की खेप नहीं भेजूंगा, नहीं तो किसका हिस्सा वापस कर दो, तब आपके पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी ने अपने खुद के घर पे एक पूरे दिन चूल्हा नहीं जलने दिया, और बोले अगर पूरा इंडिया एक एक दिन भी कोशिश करेगा ना, हफ्ते में एक दिन पूरे 40, 50, 60 करोड़ लोग खाना ना खाएं तो खाना कुछ तो बचेगा। ऐसा नहीं कि हम एकदम से बहुत सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन कभी ना कभी 6 महीने रुक जाओ, जब ये युद्ध हो रहा है तो अगले 6 महीने में तो गेहूं पक ही जाएगा ना भाई। गेहूं की फसल नवंबर दिसंबर में, वो तो अप्रैल में काट भी तो लोगे, कुछ महीने की बस मार है। शास्त्री जी ने कहा बेशक मत भेजो, हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारा लाल गेहूं। अब पाकिस्तान को लगा कि किसके दबाव को नहीं माना, अमेरिका। तो अब दूसरी बड़ी ताकत अमेरिका की टक्कर में हुआ करती थी USSR, सोवियत संघ जिसको कहते थे, ये इसके पास पहुंचा। और सोवियत संघ में एक बहुत अच्छी बात ये थी कि सोवियत संघ समाजवादी था, जहां सबको बराबरी से ट्रीट किया जाता, कोई मारकाट नहीं, कोई ये नहीं कि मैं धौंस दिखाऊं या ऐसा कुछ। सोवियत संघ ने कहा मैं युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन किसी धौंस को दिखा के नहीं, बल्कि क्या लागू करने के लिए, शांति। मैं शांति से रहूं, क्यों लड़ते मरते हो, क्या निकालोगे। ये बहुत बड़ी ताकत और सेंसिबल था, समझदार था। इसने आपको कहा युद्ध बंद कर दो आपके देश को, तो आप इसका रिगार्ड, इसकी इज्जत करते हैं, ये कोई धौंस नहीं दिखा रहा। आपने इसकी पूरी बात मानी, और जहां इंडियन फौज थी ना, वहां शास्त्री जी ने कह दिया अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ना, वापस आ जाओ। तो सीज फायर जहां हो वहीं रोक दो युद्ध को। कोई ये नहीं कहेगा कि क्यों कैसे क्या, जो कहा गया वो मानना है। सीज फायर यहाँ 1965 के युद्ध में लागू हो गया। अब कम से कम पाकिस्तान मेंटली एक तरह से फ्री हो गया कि युद्ध रुक गया, और युद्ध रुक गया तो अब जो होगा आगे देखा जाएगा, पर समझौता करना पड़ेगा। और इसलिए पाकिस्तान और भारत दोनों को USSR ने इन्वाइट किया, कहां पर,
3 जनवरी 1966 आपके यहाँ से शास्त्री जी उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान से उड़ान भरते हैं अयूब खान। दोनों उल्टी पर्सनालिटी के मालिक। शास्त्री जी बहुत सिंपल सोबर डिसेंट, आपने शास्त्री जी को कभी कोट पैंट टाई बो में नहीं देखा। शास्त्री जी बहुत ही सिंपल से धोती कुर्ता और वो जैकेट पहनने वाले, गांधी टोपी लगाने वाले। वहीं अगर अयूब खान को तुम देखो गूगल पे आजकल सब चीजें हैं, तो लंबी तगड़ी पर्सनालिटी, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन, बहुत अच्छी हाइट, कोट पैंट टाई लगाने वाले, बहुत पढ़े लिखे और इस तरह के कि हाँ किसी रिच खानदान से हैं। दोनों अपोजिट पर्सनालिटी के मालिक। लेकिन यहाँ हावी कौन हुआ? जीते देश वाले की ताकत होती है ना, हारे हुए को तो समझौता करने आया है। अयूब खान और शास्त्री दोनों के बीच में बातचीत हुई। इनके साथ पूरे डेलीगेशंस थे, कई कई आदमी, ऐसा नहीं अकेला जाता है, इसके साथ 100 आदमी, इसके 100, उसके तरह बड़ा डेलीगेशन होता है। खूब बहस चली कई दिन तक और फाइनली जाके 10 जनवरी 1966 को कहा बस भाई बहुत हो गया, अब इस सारे मामले को खत्म करो और समझौता करो। और 11 जनवरी को आपके शास्त्री जी और अयूब खान के बीच में एक फाइल पर साइन हुए, जिसको हिस्ट्री में कहा जाता है ताशकंद समझौता। किन दो बड़े लीडर्स के साइन हैं इस पर? शास्त्री और अयूब खान, भारत और पाकिस्तान। ये ताशकंद आज एक देश की राजधानी है जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। तब उज़्बेकिस्तान नाम का देश था ही नहीं, क्योंकि ये 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद बना। उस टाइम आप यूएसएसआर या सोवियत संघ गए थे और इस ताशकंद समझौते में जो शास्त्री जी अपने घर कह के गए थे ना, इससे उल्टा किया। शास्त्री जी ने कहा था कुछ भी हो जाए, कुछ इलाके हैं इनको हम किसी भी कंडीशन पे वापस नहीं करेंगे, और वहां जाके किसी दबाव के चलते शायद शास्त्री जी को साइन करने पड़े और आपने जो उनका पहले एरिया था ना, वो पूरे का पूरा वापस कर दिया। ऐसा हमारा किसी ने समझौता नहीं करवाया। किसके साथ? नहीं तो पीओके वाला ये एलओसी एलएसी वाला हिस्सा हमारा होता, हमारे लिए कोई नहीं आया। अब आपको वो समझौते के दौरान वो सब चीज़ें वापस, जहां आप थे आपको वापस वहीं आना पड़ा, और जो इतने लोग मरे और आपका नुकसान भी हुआ कहीं ना कहीं, उसके बदले आपके हाथ कुछ नहीं आया। हाँ, शास्त्री जी भी वापस नहीं आए। शास्त्री जी की शायद मौत या शायद मर्डर यहाँ पर 11 जनवरी 1966 को एक डेड बॉडी के रूप में इंडिया भेज दिया गया और कह दिया कि इनको हार्ट अटैक हो गया और अचानक से ये चल बसे। शास्त्री जी की डेड बॉडी जब उतारी तो एक क्वेश्चन मार्क लोगों के मन में था कि क्या सच में इनकी मृत्यु हुई है या ये प्री प्लान्ड मर्डर था, यूएसएसआर का प्लान था, पाकिस्तान का या किसी इंडियन बड़े लीडर का। आज तक इस पे से पर्दा नहीं उठा और आज तक ये रहस्यमयी मौत है। हाँ, एक क्वेश्चन बन गया, ये पहले आदमी हैं जिनको आपने मरणोपरांत इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, कौन सा अवार्ड, भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न आज से नहीं मिल रहा, 1954। कल मैंने एक राष्ट्रपति के नाम के आगे लिखवाया था पहला भारत रत्न, एस राधा कृष्णन, याद होगा ना। तो 54 से मिल रहा है और अब कौन सा सन आ गया, 66। लगातार हर साल मिला, लेकिन सिर्फ जिंदाओं को मिला। मरने के बाद पहली बार कब मिला है, 1966 में। समझ में आ गया ये कितनी अजीब बात है। जब आपने मरने के बाद देना शुरू किया ना, तो वर्ल्ड लेवल पे नोबेल, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो पहले मरे हुओं को भी मिलता था। मरे हुओं को मिलना उसने रोका और आपने स्टार्ट किया। उसने 1973 में कहा जो आदमी मर गया और आप उसको प्राइज दे रहे हैं, तो ना तो वो मोटिवेशन फील करेगा और ना ही जनता को लगेगा मरेंगे तब मिलेगा। अगर आप जिंदाओं को देंगे तो लोगों को लगेगा कोई अच्छा काम करें ताकि जीते जी मिल जाए। तो जब हमने स्टार्ट किया, इसके कुछ साल बाद किसने रोक दिया, जो नोबेल संस्था देती है। अजीब बात है ना, हम शुरू कर रहे हैं और वो एंड पे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है लॉजिकली। खैर, आपका अब तक चल रहा है और आपने लास्ट मरणोपरांत भी दिया है, जो 2019 वाले मिले ना 20 में, वो भी मरणोपरांत थे। चलो, ये हमने किसकी बात की, राष्ट्रपति की। अब वापस आ जाते हैं, 1962 की बातें चल रही थी, 65 तक हम पहुंच गए। तो 65 का समझौता आपका बंद करवा दिया, किस उसमें, 65 का युद्ध, हाँ, पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान जब बीच में आया ना, तब ऑलरेडी आपका आपातकाल लगते 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 कितने कितने महीने का लगाते हैं, 6 आप आगे बढ़ाते गए और इससे भी आगे बढ़ते बढ़ते ही आपका 1968 जनवरी 1968 आ गया। आप ये मानो 1962 से जो आपातकाल आपने लगाया था वो 1968 आ गया। यानी कितने साल बीत गए, 6 साल, 5.5 साल बीत गए आपको, क्योंकि वो एंड में लगा था, ये जनवरी में हट गया। 5-6 साल आपातकाल। कारण कभी चाइना अटैक करेगा, पाकिस्तान, आपका डर था, और इसीलिए ये आपका सबसे लंबा, अगर लगातार में चला तो पहला ही इतना लंबा चल गया। आर्टिकल 352। इस टाइम पर आपके देश के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और आपका पीएम कौन था, नेहरू ने क्या स्लोगन दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। समझौते पे साइन करके आए थे ना, किसके साथ, चाउ एन लाई के साथ। मैंने तुम्हें 2 समझौते बताए पेपर में आने वाले, एक पंचशील और एक ताशकंद, ठीक है। ये चलते चलते 68 तक चला। इसके बाद दूसरा आपातकाल, ये तो पहला था, सेकंड आपातकाल, क्योंकि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं इसलिए सिर्फ आपातकाल की बात कर रहे हैं। सेकंड आपातकाल कुछ ही दिन बाद 1971। पहले इसका बैकग्राउंड समझो। पाकिस्तान चिढ़ तो रहा होगा ना, बेइज्जती हुई, आदमी मरे, बेशक ताशकंद समझौता हुआ। पाकिस्तान के मन में कहीं ना कहीं हम लोग खटक रहे थे कि इंडिया को मैं कैसे ठीक करूं। और उस टाइम पर आपने और एक चाल चली, भाई कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो आप भी समझदार हैं, आप भी कुछ करेंगे। आपके पड़ोस में एक देश है, एक बल्कि पार्ट है, जिसको हम कहते हैं आज बांग्लादेश। पहले ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के इस हिस्से में आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से ये हट जाए ताकि आप मेंटली फ्री हो। दोनों तरफ से कभी यहाँ से अटैक करते कभी यहाँ से, तो अगर ये हट जाए तो हम इनको दोस्तों की तरह रखें और इनको अपने प्रभाव में लेके लड़ाई को बंद करवा दें। तो आपकी पूरी कोशिश है कि कौन आपके फेवर में रहे, पूर्वी पाकिस्तान। इसका फायदा आप कैसे उठाएंगे, ये 2 कम्युनिटी होती है ना मुस्लिम में, एक शिया और एक सुन्नी। तो यहाँ के लोग जो थे ना, ये इस तरफ की सरकार से खुश नहीं थे और ये कह रहे थे भाई जैसे तुम पाकिस्तान अलग हुए हो, हमें भी अलग करो ना, हम भी एक अलग देश बनेंगे। लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं थी इस पाकिस्तान में। तो 1 साल 2 साल कितने साल निगलेक्शन सहेगा कोई। 1947 से 1971 आ गया। यहाँ की जनता एंटी थी कि क्या पाकिस्तान ने मजाक लगा रखा है, हमें क्यों परेशान करते हैं। इनके गुस्से का फायदा कौन उठाएगा, इंडिया। और इंडिया इनको गुपचुप तरीके से कहेगा पैसे चाहिए हो पैसे ले लो, तुम्हें राजनीतिक सहायता चाहिए राजनीतिक, सैनिक सहायता चाहिए सैनिक, सारी मदद करेंगे, बेशक अलग हो जाओ। किससे अलग हो जाओ,
जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हमें अलग होना है, इसका मतलब उनका इंटरेस्ट है ना। हम तो सिर्फ थोड़ी सी मदद करेंगे, लेकिन ये मदद अगर कोई और किसी की करेगा तो हमें बुरा लगेगा। हम इनकी कर रहे हैं तो हमें लग रहा है हमने ठीक किया। 1971 में यहाँ पे एक लोकल लेवल पे इनके एक लीडर उभरे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये इनके एक लोकल लीडर हैं। ये इतने बड़े लीडर हैं उसी एरिया में कि लोग इनको भगवान मानते हैं उस एरिया का। जैसे आप गांधी को मानते थे राष्ट्रपिता, ऐसे बांग्लादेश के लोगों ने इसका नाम रख दिया। ये बंग बंधु है, बंधु मतलब भाई, यानी पूरे बांग्लादेश का भाई बनेगा ये, पूरे बंगाल। पहले वो पूर्वी बंगाल भी तो था, बाद में तो पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश। तो इस लीडर का नाम क्या रख दिया? बंग बंधु। अब इसकी सांठगांठ हुई, इसकी बातचीत हुई हमारी पीएम के साथ। कौन थी वो? और इंदिरा गांधी ने इनको एश्योरेंस दिया कि आपको पैसा, सेना, जो जिस तरह की मदद चाहिए हम करेंगे, आप बेशक अपनी लड़ाई छेड़ दो। अब इन्होंने अपने एरिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक जनमत तैयार कर लिया, जनता को अपने फेवर में ले लिया। और फिर जब हमने ये बात इतनी ज्यादा, हम लोगों के कारण ये बात बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि पाकिस्तान को पता चलना था कि गड़बड़ हो रही है। पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तान का अटैक करना लाजमी था क्योंकि आप किसको भड़का रहे थे, या हम कहते हैं हम उनको उनके अधिकारों की याद दिला रहे थे। अब अपनी बेइज्जती कौन करेगा, तो कहते हैं हम उनको उनके फेवर में काम कर रहे थे। तो उस तरफ के लोग जब भड़के तो ये पाकिस्तान को गुस्सा आएगा और पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक करेगा। उसने आपके ऊपर 1-2 हवाई हमले किए तो जवाबी कार्यवाही में आपकी भी फौज उनके ऊपर टूट पड़ी। और 1965 का युद्ध खत्म हुए 5 साल बीते हैं, आप दोबारा दोनों लड़ पड़े। तो कौन कौन लड़ रहे हैं? ये इंडिया के युद्ध का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं तो अपना ये वाला हिस्सा खाली कर देना, इनको आजाद कर दे। वो हिस्सा किसका है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान कह रहा है तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, मेरी मर्जी में आजाद करूँ ना करूँ, इसलिए हम दोनों लड़ रहे हैं। हमने पुरजोर कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके ये हिस्सा इसके हाथ से निकले। तो पाकिस्तान जब हमारे ऊपर अटैक करेगा और जब हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, काउंटर अटैक, तो हम दोनों इतने इन्वॉल्व हैं कि हम दोनों का पूरा ध्यान 100% हम इसका कैसे नुकसान करें, ये इसका ध्यान भारत का कैसे नुकसान। उस दौर में कौन उभरेगा? यही प्लान का हिस्सा था कि जब वो पूरी तरह से हमारे साथ लड़ाई में मशगूल हो ना, तब तुम यहाँ पे एंटी अपना क्रांति करवा के आजाद हो जाना। शेख मुजीबुर रहमान ने उस दौर में अपने इलाके में जितने सरकारी दफ्तर थे, वहाँ के लोग, जैसे जनता चल पड़ी ना, और जब जनता जनसमूह उमड़ता है तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती, फिर वो पीछे भाग जाती है। इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने अपने इलाके में से इन पाकिस्तान की जितनी सरकारी दफ्तर और ये सब थे ये उखड़वा दिए। और इस युद्ध में भी पाकिस्तान का सारा ध्यान भारत पे। तो खबर मिल रही है कि पूर्वी पाकिस्तान में आग लगा दी, दफ्तर लूट लिए, बिल्डिंग तोड़ दी, ये कर दिया। तो टेंशन, मेंटली परेशान, और फिर उसका फिर ध्यान भारत में, तो वहाँ फिर गड़बड़। तो इन 2 फ्रंट पे लड़ते लड़ते फाइनली कौन हार जाएगा? और अब पाकिस्तान कहेगा मुझे युद्ध रोकना है। पाकिस्तान ने 5 साल पहले भी युद्ध रुकवाया था। किसके पास गया था? अमेरिका, फिर यूएसएसआर। अब पाकिस्तान जानता है कि इंडिया किसी बाहर वाले के चक्कर में नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले एक गलती कर चुके हैं। हमारा लीडर भी मर गया था उस समझौते में। कौन मरा था? शास्त्री जी। तो अब ये किसी बाहरी से दबाव नहीं डलवा सकता, ना हम माने, क्योंकि हमारे पास जवाब है कि हमने एक बार मान के गलती कर दी और हमारे शास्त्री जी मर गए, आज तक पता ही नहीं हमें कैसे मरे। तो इसलिए पाकिस्तान बहुत समझदार निकला इस फॉर्म में, और इसने कहा कि मुझे समझौता करना है, घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। 90,000 सैनिकों का सरेंडर। 90,000 कितने बड़ी सेना होती है, उन्होंने सरेंडर किया हमारी आर्मी के सामने। वहाँ लिखित में समझौता हुआ कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं और जितनी चीजें हैं उनको वहीं के वहीं रोक दें। और क्योंकि उसने घुटने टेके तो उसके आदमी को हमारे एरिया में आना पड़ेगा। इसीलिए जो इनका राष्ट्रपति था, जो इनका मुखिया था, जिसका नाम क्या था? Z.A. भुट्टो। पूरा नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। बेनजीर भुट्टो का नाम सुना है? महिला जो वहाँ पीएम बनी थी, उसके पिताजी हैं ये। उनका मर्डर हुआ था उस महिला का भी कुछ साल पहले, मेरे 15 साल पहले। तो जुल्फिकार अली भुट्टो आपके देश में आते हैं समझौते पे साइन करने, और इनकी बैठक रखी जाती है शिमला। तो ये हिस्ट्री में कौन सा समझौता हो गया? शिमला। किस किस के बीच है ये? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। अब इंदिरा की पोजीशन ऊपर है। जब शास्त्री जी बाहर गए थे ना, तो हम एक दबाव में थे। किसका दबाव था वो? यूएसएसआर का। अब हम किसी के दबाव में नहीं है, और ये हमारे घर आया साइन करने, तो हमारी मर्जी चलेगी। इसकी फाइल तैयार हुई। फाइल में बहुत बातें लिखी थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, आज के दिन, जिस दिन साइन होंगे, साइन हुए हैं 2 जुलाई 1972। जिस दिन इस फाइल पर साइन हो रहे हैं, आज ही के दिन एक नया देश जन्म ले रहा है पड़ोस में। कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। और इस तरह बांग्लादेश की स्थापना किस दिन हुई है? हाँ, 2 जुलाई 1972 को। कौन से समझौते के साथ हुई है? शिमला समझौता। किन 2 बड़े लीडर्स के साइन हैं? जुल्फिकार और इंदिरा गांधी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब तुमने 3 समझौते पढ़ लिए, पंचशील, ताशकंद और शिमला समझौता। पंचशील किस किस के बीच था? नेहरू और चाउ एन लाई, हिंदी चीनी भाई भाई। 59 में आपने किसको शरण दे दी? तिब्बत के धर्मगुरु को, जिसके बदले उन्होंने क्या किया? 62 में अटैक किया। कितने रीजन्स पर? 2, एक कश्मीर और एक नेफा। उस टाइम नेफा, आज का अरुणाचल। कहाँ से 1 महीने बाद सेना हटा ली? नेफा। लेकिन कौन सा? हड़प गए। तब आपको रुकवाने कोई नहीं आया। फिर आपकी इस हार को किसी बेवकूफ़ ने समझा कि ये इंडिया लंबे टाइम तक हार जाएगा, और वो भी आपके ऊपर अटैक करेगा, जिसका बदला आपने लिया 66 में। वैसे ले नहीं पाए, क्योंकि ये शास्त्री जी चाहते थे इनका हिस्सा हम भी हड़प लें। हमारा भी तो हिस्सा हड़पा था चीन ने, तब किसी को दिक्कत थी, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। इसके बाद 71 में ये कहीं ना कहीं हमारी भी गड़बड़ थी। हमने किसकी मदद की थी? बांग्लादेश की। तब वो क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन अगर हम ना करते ना, तो वैसे आज़ाद होता। मार काट मछली आज़ाद उसको होना था। कोई कितने दिन किसी को गुलाम रखेगा आज के दौर में? और इस तरह से आपके पड़ोस में एक नए देश का जन्म हुआ। किस नाम से? बांग्लादेश का वो लोकल लीडर बड़ा, क्या नाम था उसका? मुजीबुर रहमान। ये देश के मुखिया बने 1972 में। ये अपने देश के मुखिया बन गए, सबसे बड़े आदमी। लेकिन देखो, हर अच्छे आदमी से चिढ़ने वालों की एक कतार है। आपने एसेसिनेशन सुना है ना? राजनीतिक हत्या बहुत नॉर्मल है। जैसे अमेरिका का वो था ना, क्या नाम था उसका? अब्राहम लिंकन। उसको किसी ने मार डाला। शास्त्री जी का भी हमें नहीं पता। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, राजीव गांधी का मर्डर। ये जो राजनीतिक हत्याएं होती है ना, इसको एसेसिनेशन कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग बहुत बार इसमें आ जाती है,
ASS आई और नेशन, एसेसिनेशन राजनीतिक हत्या। इस आदमी से चिढ़ने वाले भी बहुत हो गए इसके देश में, खासकर जो सेना वाले थे ना वो चिढ़ते थे। और एक दिन उन्होंने समय देख के 2-3 साल तो सहा। 15 अगस्त 1975 इन्होंने इसके घर में घुस के, देश का मुखिया जैसे आपका राष्ट्रपति भवन में रहता था, फौज के कुछ बड़े बड़े अफसर वहां आए और उन्होंने आप देखा ना था, किसी को कुछ नहीं पता। इतनी ज्यादा मतलब ये था ही नहीं कि ऐसा कर सकते हैं। इनके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया दिन दहाड़े, सब देखते रह गए और इतने जितने परिवार के लोग सब खत्म कर दिए। इनके मामा चाचा बुआ फूफा जितने रिलेटिव थे, इनके बच्चे पत्नी सब मार डाले। सिर्फ इनकी 2 बेटियां सुरक्षित थी क्योंकि वो विदेश गई हुई थी, वो वहां थी नहीं और वो दोनों पढ़ने गई थी। जिस देश में पढ़ने गई थी हो सकता है वहां भी कोई गया हो जो इस तरह की मर्डर्स की प्लानिंग करते हैं, बहुत बहुत लंबा सोचते हैं। लेकिन ये 2 बेटियां उस टाइम कॉलेज की छुट्टी थी यूनिवर्सिटी की, ये कहीं और गई हुई थी तो ये पकड़ में नहीं आई, ये जिंदा बच गई। आज इनकी एक बेटी, इन 2 में से एक बेटी जिसका नाम पिताजी के नाम जैसा है, शेख हसीना वाजेद, ये अपने देश को चला रही हैं और ये लगातार में तीसरी बार और टोटल चौथी बार पड़ोसी इसकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो 4 बार बनने वाली पीएम कौन है ये? किसकी बेटी है ये? आज प्रेजेंट में ये बांग्लादेश की पीएम है। जब मोदी जी बने थे ना उसके हेर फेर में ही ये बनी थी पहले, और अब तीसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया शायद लास्ट ईयर से। उससे पहले एक बार 2000 के स्टार्टिंग में बन गई थी। तो ये 4 बार अपने देश को संभालने वाली लड़की, इसके पिताजी कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। समझ में आ गया ये सारी कहानी। इस टाइम पे भी आपके देश में क्या लगा हुआ था? आपातकाल। आपातकाल में ही सब कुछ चल रहा है, ये समझौते भी हो रहे हैं और सब कुछ। यानी आपके देश में ये दूसरा आपातकाल है। किस कारण लगा है ये? किसके अटैक के कारण? पाकिस्तान के अटैक के कारण। वापस चलते हैं, देखो 62 का आपातकाल और दूसरा आपातकाल किस टाइम पे लगा है? 1971। आपके राष्ट्रपति हैं वेंकट वराहगिरी और आपकी पीएम है इंदिरा गांधी। देश की स्थिति, युद्ध तो रुक गया लेकिन एक डर था कि फिर से गड़बड़ करेगा, मानेगा नहीं। आपने 6-6 महीने करते 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 आपातकाल चलाए रखा। 1977 आ गया, तब आपका आपातकाल हटा। तो कितना लंबा आपातकाल? पहला कब लगा था? कब तक चला था? 68 तक। और अब कब लगा है? 71। कब तक चलेगा? 77। समझ में आ गया इतना? बस लास्ट आ गया अब तीसरा आपातकाल। आज तक कितने आपातकाल लगे हैं? 2 के कारण समझ में आ गए। अटैक 3 बार हुआ है, पहले चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान। जब पाकिस्तान पहले लड़ने आया तो हमने आपातकाल क्यों नहीं लगाया? ऑलरेडी लगा हुआ था ना 62 वाला, 68 तक था, दोबारा क्यों लगाते? चलो बोर्ड पे देखो, 1971 जब ये पड़ोसी बांग्लादेश बनने की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौर में आपके देश में चुनाव हुए थे, इलेक्शन। और कहते हैं इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का यूज किया। इसका मतलब ये डीसी और ये बड़े बड़े अफसर है ना, इन सबको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। और इस चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी ने चीटिंग की, ऐसा कहा गया। कहने से क्या फर्क पड़ता, दुनिया कुछ भी कहे। इंदिरा गांधी जीत गई और इंदिरा गांधी आपके देश की पीएम बन गई। लेकिन जिस आदमी की हार हुई थी, इंदिरा गांधी जिस सीट से लड़ी वहां एक आदमी हारा, बड़ा लीडर था, उसको पता चल गया कि ये सब चीटिंग का खेल है और उसने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए। और जब उसको लगा कि मैं केस करूं, मैं जीत सकता हूं, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा के ऊपर केस डाल दिया। कोई भी किसी के भी ऊपर केस कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीएम के ऊपर केस कर दिया, कोई बात नहीं, पीएम अपने काम करती रही, अपनी कुर्सी पे बैठी रही, दिल्ली सारे साइन चल, सब कुछ चल रहा है। 71 के इलेक्शन की चीटिंग का केस भी साथ साथ चल पड़ा। 72-73 के आसपास की घटना है। ये केस चलता गया चलता गया चलता गया, इंदिरा गांधी भी पीएम की सीट पे बैठी रही। अब अगले चुनाव होने थे, कौन से सन में होते हैं चुनाव? कितने सन बाद? 5 साल बाद ना। तो अगले चुनाव कब होंगे? 76। इलेक्शन से ठीक 6-8 महीने पहले 1975 में, 76 में इलेक्शन थे, जून की घटना है, 10 या 12 जून की। अचानक से एक दिन पता चला कि लास्ट हियरिंग है, अब केस फाइनल मोड पे आ गया और इसका रिजल्ट आएगा जून में। तो लोगों को बड़ी एक होता है भाई अब क्या होगा, अब सोचो मोदी जी पे केस और उसका रिजल्ट आता तो बड़ी बात बनेगी। ये जून की घटना बहुत बड़ी बन गई और पूरे देश की नजरें कि अब क्या होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्योंकि किसके खिलाफ केस था ये? और इंदिरा गांधी उस टाइम किस कुर्सी पर है? पीएम। पीएम पे केस चलना को मजाक नहीं होता, इंसान पे केस चले 1000 बार चले, पीएम कुर्सी बहुत बड़ी। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भाई बहुत बड़े सबूत होंगे, तभी किसी ने केस किया होगा। और वो केस अब क्या फाइनल डिसीजन होगा, इसको सुनने के लिए पूरा प्रेमिसेस इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कहते हैं गलियां भी भर गई, इतने लोग कि क्या होगा क्या होगा। कार्यकर्ता होते हैं, ये टीवी वाले होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तब तो खैर चैनल एक ही था, अखबार वाले, दुनिया आई। और वहां पे जब जज आए तो उन्होंने जो जजमेंट दी, इंदिरा गांधी उस टाइम कटघरे में ही थी, सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई ये सुन के कि जजमेंट में उन्होंने कहा कि कई साल पुराने चुनाव का ये केस आज फाइनली डिसीजन पर है और ये प्रूफ हो गया कि इंदिरा ने चीटिंग की है। इंदिरा ने चीटिंग किया मतलब पीएम ने चीटिंग की है इलेक्शन में, तो फिर लोकतंत्र का क्या फायदा? तो कहा इनको अब सजा ये मिलेगी कि अब आगे अगले 6 साल तक ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, यही सजा है। क्योंकि मर्डर तो किसी का नहीं किया, लेकिन चुनाव की चीटिंग, चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। कितने साल तक? ये कब बताई जा रही है बात? और इलेक्शन कब है? इंदिरा गांधी घर आई, संजय गांधी इनका बेटा जो बहुत इंटरेस्टेड था कि भाई मैं भी राजनीति में, माँ के बाद मैं ही पीएम बनूंगा, उसने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गई और अगर ऐसा हुआ तो हम तो गए। अगर 6 साल तक मोदी जी इलेक्शन में खड़े ना हो ना तो 6 साल बाद मोदी जी को कोई नहीं जानने वाला, ये तो जो दिखेगा वो चलेगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और संजय ने कहा कि अब समय आ गया, पावर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि जनता सारी एंटी है और ये राष्ट्रपति और जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं सबको मौका मिल गया ना। एक बहुत मेच्योर समझदार लीडर का नाम मैंने शायद तुम्हें बताया होगा, मोरारजी। किस एज में पीएम बने थे?
ये 47 से सोच रहे थे मैं पीएम किस दिन बनूंगा। पहले कौन बन गया? नेहरू। अभी नेहरू हटे ही नहीं, कब तक? 64 तक जिंदा रहे, इतने साल बैठे 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 सपना कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आया। फिर कौन बन गया? शास्त्री जी। शास्त्री जी के टाइम भी चलो कोई नहीं, मन महसूस के बैठ गए। फिर कौन बन गई? इंदिरा। फिर इनको गलत लगा कि ये कल की आई लड़की हुई है, मैं इतना मैच्योर समझदार लीडर मेरे सामने ये राज करेगी। इंदिरा भी बहुत चालाक थी। इंदिरा ने क्या किया? इनको उस टाइम पे डिप्टी पीएम बना दिया, लेकिन इनकी और इंदिरा की कभी नहीं निभी और इन्होंने त्यागपत्र दिया, पकड़ो ये पोस्ट मुझे चाहिए ही नहीं, बनूंगा तो पीएम वरना डिप्टी पीएम का क्या बनना। मोरारजी जैसे बड़े बड़े लीडर्स को एक पॉइंट मिल गया तगड़ा कि देखो इंदिरा गांधी चीटिंग की थी तो कैसा लोकतंत्र और ये क्या समझती है जनता को। इन्होंने ये सारे भाषण शुरू किए, चौधरी चरण सिंह जी भी इनके साथ हो गए क्योंकि वो भी बड़े लीडर थे, उनका भी कहीं ना कहीं एक सम्मान को ठेस लगती है, कल का आया लीडर बन जाए तो मोरारजी देसाई जैसे, चौधरी चरण सिंह जी जैसे बड़े बड़े लीडर्स जब भाषण देने लगे तो इंदिरा को लगा गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो अखबारों में छपेगा, लोग इकट्ठे होंगे, रैलियां होंगी, इंदिरा गांधी हाय हाय के नारे। तो वो सब सोच के इंदिरा को लगा कि अब टाइम आ गया, अब हमें पावर यूज करनी पड़ेगी, और देश में कोई जरूरत नहीं थी लेकिन क्या लगा दिया गया। और कितनी अजीब बात है, देखो इंदिरा गांधी के खास आदमियों को भी नहीं पता था रात तक कि कल आपातकाल लगेगा, जो बिल्कुल क्लोज के आदमी थे, किसी के कानों तक भी खबर नहीं गई कल आपातकाल लगेगा। ये इनका बेटा संजय गांधी और सिर्फ एक दो बहुत खास आदमी, किसी मंत्री तक को नहीं पता था कल आपातकाल लगेगा। यानी इन्होंने मंत्री परिषद के सामने भी ये बात नहीं की, जबकि मंत्री परिषद तो प्रधान होती है, सबको पता चलता है, किसी को नहीं पता। इंदिरा ने तुरंत में फाइल तैयार की, कोई बाहर का आदमी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, और राष्ट्रपति को फोन घुमाया। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, और कहा सर देश में आंतरिक उपद्रव हो सकते हैं, लोग जो है सड़कों पे उतर के आग लगा सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए देश में क्या लगाना पड़ेगा? आपातकाल। तो राष्ट्रपति तो है ही कठपुतली, राष्ट्रपति ने कहा कुछ कर नहीं सकता ना, एंटी नहीं हो सकता। और उस टाइम तक ये भी नहीं था कि जरूर लिखित में परमिशन हो, एक फोन पे इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन जी को कह दिया कि देश में आपातकाल लगेगा, और फिर ये तुरंत अपनी फाइल उठा के और दो तीन बहुत खासे आदमियों को लेके और राष्ट्रपति भवन पहुंची, फाइल वहां पेश की, उन्होंने साइन किए, और अगले दिन जब लोग सो के उठे तो पता चला कि देश में क्या लग गया? आपातकाल। अचंभा हुआ कि ये क्या हुआ, क्योंकि ना तो कोई अटैक था जैसा 62 में था, 65 में था, 71 में, फिर किस चीज का आपातकाल? तो कहा कि आपको पता तो है संविधान में शब्द लिखा हुआ है, कौन सा शब्द? इस बेसिस पे लगा दिया। तो क्या सच में आंतरिक उपद्रव था? ये अपने फायदे के लिए सरकार ने उस टाइम पे गलत यूज किया। ये तीनों वर्ड्स आपने देख लिए। आपके ऊपर अटैक किसने किया? आपका युद्ध किससे हुआ? पाकिस्तान। और आंतरिक का यूज किसने किया? इंदिरा। इस तरह इंडिया में 3 राष्ट्रपतियों ने 3 बार आपातकाल लगाया। पहला आपातकाल कब लगा था आपके देश में? तब आपका राष्ट्रपति कौन था? राधा कृष्णन। पीएम कौन था? दूसरा आपातकाल कब लगा? कौन राष्ट्रपति था? पीएम कौन थी? चलते 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 कब तक गया? 77। इसी बीच में तीसरा आपातकाल लग गया आपका। और ध्यान से देखो, अब तीसरा आपातकाल लगा है 1975, और कब तक चलेगा? ये कब तक चला था? 77। एक ही दिन खत्म हुए थे दोनों आपातकाल। अब एक चीज हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस बीच में एक लड़ाई और कौन सी हुई थी? 65। लेकिन आपने आपातकाल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? ऑलरेडी लगा हुआ था। ऑलरेडी तो यहां भी लगा था, फिर क्यों लगाया? कारण अलग थे। इसका कारण क्या था? अटैक। इसका कारण क्या था? आंतरिक। क्योंकि अटैक के टाइम आपके मौलिक अधिकार अलग छीने जाएंगे और आंतरिक के टाइम अलग छीने जाएंगे। तो पहला और दूसरे के दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन आपने बीच में लगाया नहीं, क्योंकि वो भी युद्ध था। चाइना अटैक करे, पाकिस्तान, कोई अटैक करे, कारण तो एक ही होता है ना भाई, अटैक। लेकिन इन दोनों के बीच में ये तीसरा आ गया, दूसरे तीसरे के बीच में तीसरा, क्योंकि इन दोनों का कारण अलग था। और इस तरह से आपने देखा कि आपके देश में 3 बार आपातकाल लगा, 3 राष्ट्रपतियों के टाइम। पहला राधाकृष्णन, वीवी गिरी, और ये कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति 3 हैं, पीएम सिर्फ 2 हैं। यहाँ पिताजी थे और इन दोनों में बेटी थी। समझ में आ गया? ये बहुत बढ़िया। आप किताब उठाओ, बुक से पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, याद रहेगा। इसमें राष्ट्रपति के आपातकाल के टॉपिक में पढ़ेंगे हम। आपातकाल आपका है पेज नंबर 155 पर आ जाओ। अभी तुम्हें ना धीरे धीरे सारी किताब समझ में आएगी, शुरू में आती सब कुछ नहीं समझ में आता। 155 पे आओ। आपातकालीन प्रावधान सबसे आगे लिखा है, मिला? तुम्हें यहाँ से नहीं पढ़ना, तुम्हें मैं मेन चीज़ पढ़ाऊंगी पहले। पेज नंबर इसी पर देखो, इसी में इन्होंने डिटेल में भी तो एक्सप्लेन किया था। हाँ, पेज नंबर 159 पे आ जाओ। 159 पर इसमें देखो लिखा है राष्ट्रीय आपात शक्ति का उपयोग, मिला? कब कब यूज किया? 3 बार। इसको पढ़ते चलेंगे और अंडरलाइन कर लेना मेन बात को। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत, टिक कर लो, अनुच्छेद 352, आपात शक्ति का प्रयोग सबसे पहले, अंडरलाइन करना, 26 अक्टूबर 1962 में बाहरी आक्रमण, यानी आपके ऊपर अटैक हुआ, नेफा में चीनी आक्रमण के आधार पर। नेफा समझते हो क्या है? नेफा, हाँ देखो एक बार बोर्ड पर, ये जो आपका एक विंग है ना, आपकी एक अलग से उस तरफ जो शाखा है नॉर्थ ईस्ट वाली, बोर्ड पे समझ लेना, इस इलाके को पहले नेफा कहा जाता था। नेफा का मतलब था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। तो नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व। आपको 4 डायरेक्शन पता तो हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। जो ये वाली डायरेक्शन है ये क्या कहलाती है? उत्तर, उत्तर पूर्व। तो यही तो पूर्वोत्तर है, यही नॉर्थ ईस्ट है, और आपका यहीं पे है वो विंग ऐसे करके। तो क्योंकि ईस्ट की अगर बात करें तो बंगाल की तरफ आ जाएंगे, वेस्ट की बात करें तो गुजरात की तरफ चले जाएंगे, नॉर्थ है तो कश्मीर, साउथ है तो केरल और तमिलनाडु का एंड पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट है तो ये वाला विंग आ गया। इसमें ना एसटी ज्यादा रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जंगलों में, कहीं अलग अलग इलाके में बहुत सारे एसटी जो अपनी कम्युनिटी, अपना कल्चर फॉलो करते हैं। तो इन इलाकों में जब अंग्रेज गए थे तो आपने इसको कोई ऐसा राज्य नहीं बनाया था, आपने इसका नाम दे दिया था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। लेकिन जब अंग्रेज ये चीनियों ने यहाँ पे अटैक किया नेफा पे, तो फिर आपको जरूरत महसूस हुई आने वाले टाइम में कि इसको राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ सरकार बने, सीएम बने और वो डिसीजंस ले पाए, वो काम कर पाए। तो नेफा ही आगे जाके आपकी कौन सी पट्टी बन गया था? अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट की पट्टियां जो बनी है ना, वो इसी से बनी है, नेफा से। तो ये नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, किसने आक्रमण किया था?
हाँ, इंग्लिश वाले में देखो चाइनीज इन्वेशन ऑफ नेपाल लिखा है बिल्कुल सामने, उसको अंडरलाइन कर लो। चाइना का आक्रमण, इन्वेशन होता है किसी पे अटैक करना, चाइनीज इन्वेशन ऑफ नेफा 26 अक्टूबर 1962 मिल गया ये, यही हिंदी में भी लिखा है 26 अक्टूबर 1962 बाहरी आक्रमण, नेफा में चीनी आक्रमण। क्यों अटैक किया चीन ने, किस चीज़ का बदला था ये? दलाई लामा को हमने यहाँ शरण दी थी, हमने उसको उसने माना कि गलत किया। नेक्स्ट पढ़ लो, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा बाहरी आक्रमण भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण दिसंबर 1971 को की गई। इस टाइम हम किसकी मदद कर रहे थे? हम बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान की। नेक्स्ट कर लो, जबकि तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के कारण 26 जून 1975 को की गई। 71 की गई आपात घोषणा जो पहले से चल रही थी, राष्ट्रपति ने 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर एक और आपात की घोषणा कर दी। दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 77 में समाप्त हुई, 71 की लागू उद्घोषणा 77 और 75 की भी 77 में समाप्त हुई। तो सेकंड और थर्ड स्टार्ट अलग हुई हैं, एंड एक साथ हुई हैं। कौन से सन में? 77। अगला पॉइंट देखो, इस प्रकार अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ। अगले पेज पे आ जाओ, टेबल में बहुत अच्छा समझ में आएगा। पेज 160 पर आ जाओ। पहला टिक करो राष्ट्रपति, कितने राष्ट्रपतियों ने लगाया? 3। पहला कौन था? राधाकृष्णन, वीवी गिरी और फखरुद्दीन। अंडरलाइन कर लो। राधाकृष्णन प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू। दूसरे में वीवी गिरी और इंदिरा, तीसरे में फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा। तो पीएम 2 हुए लेकिन राष्ट्रपति 3 हुए। वर्ष 1962, ये 1971 और तीसरा 1975। ये 62 से कब तक चला? 68 तक। टिक मार्क कर लो। वो 71 से 77 और ये 75 से 77। कारण क्या था? पहले का चीनी आक्रमण, दूसरे का पाकिस्तान और तीसरे का आंतरिक। ये टिक कर लो। अवधि वाले में लिखा है आंतरिक अशांति। आधार टिक करना। आधार पहले का बाहरी आक्रमण, किसने अटैक किया? भारत चीन। दूसरे का भारत पाक और तीसरे में क्या आ जाएगा? इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक उपद्रव कह लो, अशांति कह लो। समझ में आ गया ये? देखो किताब में सिर्फ 4 लाइनों में लिखा